20 वर्षीय पूजा और 22 साल का सरफराज भले ही अलग अलग धर्मों के थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को दिली मोहब्बत करते थे। तभी तो दोनों ने अपनी फैमिली वालों को बताए बिना लव मैरिज कर ली थी। हंसी खुशी से जिंदगी बिता रहे इस दंपति के बीच वो के शक ने ऐसी एंट्री की सरफराज अपनी 20 वर्षीय बीवी पूजा की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसका शक धीरे धीरे उसके दिमाग पर हावी हो चुका था। इसकी वजह नरेश था। नरेश भी उसी चाल में रहता था। वह पूजा का पुराना परिचित था। काम के ही सिलसिले में दोनों में जान पहचान हुई थी। 22 वर्षीय सरफराज को शक था कि पूजा और नरेश के बीच जरूर कोई चक्कर चल रहा है। इसलिए पति पत्नी के रिश्ते में ऐसी कड़वाहट घुल चुकी थी जो बढ़ती ही जा रही थी। नरेश भी कैटरिंग का काम करता था। कभी कभार कैटरिंग के काम में नरेश पूजा की मदद लेता था, इसलिए दोनों में अच्छी पटती थी। दोनों अक्सर आमने सामने तो बात करते ही थे, फोन पर भी बातें करते थे। पूजा नरेश को भाई मानती थी, इसलिए उससे हंस कर बिना किसी संकोच के बातें करती थी। पूजा और नरेश के बीच कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन सरफराज के लिए यह नाम खतरा बन गया था। उसे लगता कि पूजा और नरेश के बीच कुछ चल रहा है, क्योंकि नरेश अकेला ही रहता था। अकेले आदमी पर हर कोई शक करता है। सरफराज नरेश पर भी शक करता था, इसलिए अब हर झगड़े में नरेश का नाम आने लगा। 17 मार्च 2026 मंगलवार को सुबह से ही पूजा के घर का माहौल ठीक नहीं था। फोन पर होने वाली बातचीत को लेकर पूजा और सरफराज के बीच झगड़ा शुरू हुआ। धीरे धीरे आवाजें ऊंची होने लगी। गुस्सा बढ़ता गया। उसी गुस्से में आखिरकार पूजा घर छोड़कर चली गई। वह सीधे नरेश के कमरे पर चली गई, शायद शांति की तलाश में या खुद को बचाने के लिए, क्योंकि सरफराज बहुत गुस्से में था। लगता था कि वह कुछ भी कर बैठेगा। लेकिन पूजा का घर छोड़कर जाने का ही फैसला उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला बन गया। एक तो पूजा का घर छोड़कर जाना, दूसरे नरेश के यहाँ जाना उसके लिए खतरा बन गया। पूजा के ऐसा करने से सरफराज का गुस्सा अब बेकाबू हो गया था। उसे जब पता चला कि पूजा नरेश के घर गई है तो उसका शक यकीन में बदल गया। उसने बिना सोचे समझे चाकू उठाया और नरेश के घर की ओर चल पड़ा। उस समय उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसके साथ धोखा हो रहा है। वह पूजा की तलाश में नरेश के घर पहुंच गया। दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खुला। घर के अंदर पूजा और नरेश थे। सरफराज ने जैसे ही दोनों को साथ देखा, उसका गुस्सा फट पड़ा। दोनों के बीच तेज बहस शुरू हो गई, तीखी और खतरनाक। सरफराज कुछ और ही सोच कर आया था, इसलिए पूजा के लाख समझाने की कोशिश करने पर भी सरफराज कुछ समझने को तैयार नहीं था। नरेश बीच बचाव कर रहा था, लेकिन सरफराज अब कुछ सुनने की स्थिति में नहीं था। गुस्से में अंधे हो चुके सरफराज ने चाकू निकाला और पूजा पर हमला बोल दिया। एक बार फिर दूसरा फिर तीसरा। कमरे में पूजा की चीखें गूंजने लगी, खून बहने लगा। शोर सुनकर नरेश के घर लोग इकट्ठा होने लगे। लोगों को देखकर सरफराज घबराया, वार करने बंद कर दिए। लेकिन लोगों के आने तक वह इतने वार कर चुका था कि पूजा फर्श पर गिर चुकी थी। लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। झटपट पूजा को उठाया और अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सरफराज ने पूजा के सीने पर इतने घातक वार किए थे कि काफी कोशिश के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। कुछ ही देर में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस तरह एक जिंदगी खत्म हो चुकी थी, इसी के साथ प्यार और भरोसा भी। यह 18 मार्च 2026 की सुबह की बात है। थाना रांदेर पुलिस को सूचना दी जा चुकी थी। सूचना पाकर थाना रांदेर पुलिस तुरंत मौके पर आ पहुंची। सरफराज वहीं खड़ा था, हक्का बक्का, शांत, जैसे उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि उसने गुस्से में ये क्या कर दिया। पुलिस ने सरफराज को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में वह अपराध से इनकार कैसे कर सकता था। उसने जो भी किया था लोगों के सामने किया था। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पूछताछ के बाद पूजा की हत्या के पीछे की जो कहानी सामने आई, इस प्रकार निकली। सूरत के हीरे की चमक और साड़िपों की रंगीनियत दुनिया भर में मशहूर है। सूरत मेहनतकश लोगों के सपनों का शहर है। दिन भर भागते लोग, रात में जागती गलियां, क्योंकि औद्योगिक नगर होने की वजह से रात दिन कारखाने चलते रहते हैं। लेकिन ऐसे ही व्यस्त शहर की वह सुबह ऐसी थी।
जिसने हर चेहरे पर खामोशी की चादर डाल दी थी। जिसने भी उस घटना के बारे में सुना, भागता हुआ घटनास्थल पर जा पहुंचा। सूरत के थाना रांदेर इलाके में वह सुबह बाकी दिनों से पूरी तरह अलग थी। सवेरा होते ही लोगों की भीड़ एक छोटे से घर के बाहर जमा हो चुकी थी। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, तो लोग कुछ सहमे हुए खड़े थे, तो कुछ लोग बस स्तब्ध खड़े थे। खोली के अंदर जमीन पर एक औरत खून से लथपथ पड़ी थी, जिसका नाम पूजा कुमारी था। वह खून से सराबोर थी, लेकिन सांसें चल रही थी। पति सरफराज खान ने ही उस पर चाकू से हमला किया था। उसने पूरी ताकत से पूजा के सीने पर कई वार किए थे। वह भी चाकू लिए वहीं उसके पास खड़ा था। उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा और पछतावा साफ झलक रहा था। उसने पूजा को जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन पूजा के शोर मचाने से आस पड़ोस के लोग आ गए थे और उसे पकड़ लिया था। सही बात तो ये थी कि ये सिर्फ एक हत्या की कोशिश नहीं थी, बल्कि यह एक रिश्ते के अंत की कोशिश थी। यह शक, गुस्सा और टूटते भरोसे की कहानी थी। पूजा बिहार के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। उसका परिवार भले साधारण था, लेकिन वह सपने बड़े देखने वाली थी। इसकी वजह यह थी कि वह मेहनती थी। वह अपने सपने पूरे करने के लिए कोई भी काम करने को तैयार रहती थी। वह आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। यही सपना उसे सूरत ले आया था। वह अपने एक परिचित के साथ सूरत आ गई थी, क्योंकि उसने देख लिया था कि गांव में रहकर उसके सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। सूरत आकर उसने कैटरिंग का काम शुरू किया। शादी ब्याह, छोटे मोटे कार्यक्रम, जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी आदि मौकों पर लोगों के यहाँ खाना बनाने जाने लगी। वह हर जगह और हर अवसर पर काम करने जाती थी। फिर वह खाना भी अच्छा और साफ सुथरा बनाती थी, इसलिए उसके पास काम की कमी नहीं होती थी। दिन भर की भागदौड़ और काम की थकान होने के बावजूद वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी और अपनी मेहनत से ग्राहक को खुश रखती थी। पूजा जगह जगह काम करने जाती रहती थी। ऐसे में ही उसकी मुलाकात सरफराज खान से हुई। सरफराज भी बिहार का ही रहने वाला था। वह भी अपने सपने पूरे करने सूरत आया था। सूरत में वह भी मजदूरी करता था। कभी किसी फैक्ट्री में काम करता तो कभी किसी निर्माण स्थल पर। कोई परमानेंट नौकरी नहीं थी। घाट घाट का पानी पीने से जिंदगी ने उसे सख्त बना दिया था, लेकिन दिल से वह भी एक कोमल और अकेला था। अपने गांव देश से दूर रहते हुए जब कोई अपने क्षेत्र का मिलता है तो वह अपना सा ही लगता है। बिहार से हजारों किलोमीटर दूर जब अपनी ही भाषा बोलने वाला सरफराज मिला तो पूजा ने पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? बिहार का, सरफराज ने कहा। बिहार में कहाँ से, यानी आपका जिला कौन सा है? पूजा ने सवाल किया। सरफराज ने जब अपना जिला और गांव बताया तो पूजा भी उसी जिले की ही नहीं, उसी के बगल के गांव की रहने वाली थी। इस तरह दोनों में जान पहचान हो गई। दोनों रहते भी एक ही चाल में थे, जिससे दोनों की अक्सर मुलाकात होने लगी। दोनों की जान पहचान हो ही गई थी। लगातार मिलने और आसपास के गांव के होने की वजह से दोस्ती भी हो गई। दोस्ती होने के बाद दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। यही नहीं, कभी कभार साथ साथ खाना भी हो जाता, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनकी यह दोस्ती प्यार में बदल गई, क्योंकि दोनों ही अकेले थे। पूजा और सरफराज को जब प्यार हुआ तो घर परिवार की परवाह किए बिना दोनों ने शादी कर ली। उनके लिए ये एक नई शुरुआत थी। जबकि दोनों अलग अलग धर्मों से थे, लेकिन इसकी परवाह न पूजा ने की और न सरफराज ने। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक छोटा सा कमरा, सीमित कमाई, लेकिन साथ था और प्यार भी। यही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। दोनों खुश थे। पूजा सुबह काम पर निकलती। उसके जाने के बाद सरफराज भी अपने काम पर चला जाता। शाम को दोनों लौटते और जो भी रूखा सूखा बनता, साथ बैठकर खाते तो उन्हें लगता कि दुनिया में इससे बड़ा सुख दूसरा नहीं है। खाते हुए हंसते, बातें करते और दिन भर की कहानियां यानी आपबीती सुनाते हुए अपनी थकान उतारते। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। धीरे धीरे सरफराज का स्वभाव बदलने लगा। पूजा खूबसूरत थी और चुलबुली भी। वह हर किसी से मिलजुल कर रहने वाली थी और हंसकर बातें करने वाली भी। हर किसी के सुख दुख में खड़ी रहती थी। यही वजह थी कि सरफराज पूजा पर शक करने लगा। छोटी छोटी बातों पर सवाल उठाने लगा कि आज देर क्यों हुई, किससे बातें कर रही थी, फोन किसका था,
शुरुआत में पूजा ने इन बातों को नजरअंदाज किया। उसे लगा कि यह प्यार है। चाहने वाले को अपने प्यार की थोड़ी चिंता होती ही है। लेकिन धीरे धीरे ये चिंता बढ़ती ही गई और पूजा पर प्रतिबंध लगाए जाने लगे कि जल्दी समय पर घर आओ, हला से बात मत करो, वह आदमी ठीक नहीं है, उसके घर मत जाओ। इसके बाद न वह सवाल रहे और न प्रतिबंध। पूजा पर आरोप लगाए जाने लगे थे। वह तुम्हारा कौन है? उससे बातें क्यों करती हो? उससे बात मत करो। आरोपों और प्रतिबंध की वजह से उनके घर में हंसी की जगह बहस ने ले ली थी। सरफराज रोकता टोकता तो पूजा सवाल करने लगती कि ऐसा क्यों। वह सरफराज के हर सवाल का, हर प्रतिबंध का जवाब चाहती। सरफराज जो जवाब देता उसी पर बहस हो जाती, क्योंकि पूजा वैसी थी नहीं। इसलिए रोजाना दोनों के बीच किसी न किसी बात को लेकर विवाद होने लगा। कभी काम को लेकर, तो कभी पैसों को लेकर, और मुख्य विवाद तो शक को लेकर था। पूजा सरफराज को बार बार समझाने की कोशिश करती कि वह जैसा कहता और सोचता है वैसा कुछ भी नहीं है। वह बेवजह उस पर शक करता है और उल्टा सीधा सोचता है। फिर एक दिन उसने चाकू से वार कर पूजा की हत्या कर दी। पुलिस ने वह चाकू बरामद कर लिया जिससे पूजा की हत्या हुई थी। यह सिर्फ एक तरह का अपराध नहीं था, बल्कि यह उस मानसिकता की कहानी थी जहां भरोसे की जगह शक ले लेता है, जहां प्यार की जगह अधिकार और नियंत्रण आ जाता है, जहां संवाद खत्म हो जाता है और हिंसा शुरू हो जाती है। पूजा अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके सपने, उसकी मेहनत, उसकी जिंदगी सब खत्म हो चुकी है। अब वह सिर्फ एक समाचार या कहानी बनकर रह गई है। लेकिन उसके पीछे रह गई कई अनकही बातें कि क्या वह सच में दोषी थी या फिर वह सिर्फ गलतफहमी का शिकार हो गई। पूछताछ के बाद पुलिस ने सरफराज को अदालत में पेश कर दिया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। अब वह जेल में है। उसका गुस्सा ठंडा हो चुका है। अब उसके पास सिर्फ पछतावा बचा है। जिसे वह अपना समझता था, उसी को उसने खो दिया, अपने ही हाथों। सवाल यह है कि क्या शक का इलाज सिर्फ हिंसा है? क्या रिश्तों में संवाद खत्म हो गया है? क्या हम अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकते? लगता है जहां प्यार है, भरोसा नहीं। साथ तो है, लेकिन समझ नहीं। क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, बल्कि जिंदगी टूट जाती है।